हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हो सकता है किसी किसी को टफ भी लगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा ही वो आपका मॉडल है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है, आराम से समझना है। ठीक है ना, उसमें सबसे पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को पढ़ा था। ठीक है, उसके जो फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनका मीनिंग होता है, वो हमने देखा था। एक होता है आपका साइन, जिसे हम बोलते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, जो हमें क्या बताता है, आपके इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से किसी आर डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके अलावा हमने जो अलग अलग नोड थे उनके बारे में पढ़ा था। नोड क्या होता है, ऐसा रीजन या ऐसा एरिया जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। ठीक है, वो हमने देख लिया था। वो भी आपके दो टाइप के थे, एंगुलर नोड और आपका रेडियल नोड। ठीक है, टोटल नोड कितने होते हैं आपके n-1, और आपके एंगुलर नोड कितने होते हैं l। ठीक है, और आपके रेडियल नोड कितने होते हैं n-l-1। ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने एक ग्राफ प्लॉट किए थे आपके वेव फंक्शन, दैट इज साइन आर वर्सेज आर के। ठीक है, हमने एस पी डी और डी के लिए ग्राफ प्लॉट किए थे। ठीक है, एस का ग्राफ आपका हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पी और डी के ग्राफ आपके ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, रेडियल नोड निकाल लीजिए। जितने रेडियल नोड आते हैं उतनी ही बार ग्राफ क्या करता है, आपके एक्सिस पे कट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। और अगर आपको एक ग्राफ दिया हो तो उससे आप ऑर्बिटल के बारे में भी पता लगा सकते हो। ठीक है, आई एम श्योर ये आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है ना, हमने देखा था साइन जो था आपका साइन आर, ये होता है आपका वेव फंक्शन। क्या होता है, वेव फंक्शन। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था, अलग अलग ग्राफ भी प्लॉट किए थे। ठीक है, अलग अलग ग्राफ भी प्लॉट किए थे हमने। ठीक है, ये आपका प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, इस टाइप के। ठीक है, तो बात ऐसी है कि साइन हमें बताता था कि आपकी न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और किसी भी चीज के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि साइन एक वेव फंक्शन है और उसका नेगेटिव साइन है, और साथ में ये आपको प्रोबेबिलिटी को भी बताता है। इसका मतलब किसी भी चीज के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है, बट वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ साइंटिस्ट लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक नया फंक्शन अराइज किया। ठीक है, तो वो फंक्शन होता है आपका साइन स्क्वायर। क्या होता है, साइन स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन उन्होंने अराइज किया कि चलो ठीक है, अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो साइन स्क्वायर, और कोई भी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है, तो अब एक नया टर्म हमारे पास आ गया, दैट इज साइन स्क्वायर। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, इसे हम या तो साइन स्क्वायर आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर आपका आर स्क्वायर आर से। ठीक है, दोनों नोटेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये है आपकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये आपका जो फंक्शन है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि न्यूक्लियस से, ये आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस से किसी भी आर डिस्टेंस पे, ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में हमें बताता है ये आपका साइन स्क्वायर। ठीक है, केवल एक पॉइंट के लिए बताता है, टर्म को समझना ध्यान से। ठीक है, केवल एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। अगर हम पूरे एरिया के लिए निकालें, ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना, उसके लिए अलग फंक्शन हम काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर आर है वो केवल और केवल हमें न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, यहाँ हम लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, it denotes या it denotes the probability of the probability of finding an electron
probability of finding an electron from the nucleus from the r distance of nucleus ठीक है, from the r distance of the nucleus at a point किसी भी एक पॉइंट पर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के होने की। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे हमने कल ग्राफ प्लॉट किए थे साइन आर वर्सेस आर के, ठीक है, आज हम ग्राफ प्लॉट करेंगे साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर के। ठीक है, आई होप आप लोगों को कल के ग्राफ अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक है, बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हमने कल साइन स्क्वायर आर के ग्राफ प्लॉट किए थे, साइन आर के वर्सेस आर के ग्राफ प्लॉट किए थे, तो कैसा ग्राफ आया था। अगर हम एस के लिए बात करें तो वो भी आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है ना, कैसा ग्राफ आया था आपका, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर, इस तरीके से। ठीक है, ये टच नहीं करता। क्लियर है, ये था आपका पॉजिटिव और ये था आपका नेगेटिव टर्म। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे साइन स्क्वायर के लिए, तो साइन स्क्वायर के लिए ग्राफ में क्या चेंजेस होगा, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि साइन स्क्वायर मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो साइन स्क्वायर का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, यहां से फिर ये वापस हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आएगा, मतलब जहां ये पहले कट करता था अभी क्या करेगा, केवल टच करेगा एक्सिस को। ठीक है, क्लियर है, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, वो अभी हम ग्राफ में देख भी लेते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम ग्राफ भी बता सकें। ठीक है, और एक और चीज इसी में, जैसे साइन आर एक नोड पे आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो जैसे साइन आर की वैल्यू क्या थी वहां पे 0, वैसे ही आपके साइन स्क्वायर आर की वैल्यू क्या होती, 0 एट नोड। ठीक है, ये चीजें जो भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार इसे कॉपी कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके ग्राफ्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर के। ठीक है, जो कल के ग्राफ है सेम टू सेम वैसे ही है, बस केवल आपके नेगेटिव रीजन में नहीं जाएंगे वो ग्राफ। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर। ठीक है, यहाँ आर क्या है, आपकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आपके 1s के लिए, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसके लिए 1s के लिए साइन स्क्वायर आर वर्सेज आर के लिए 1s, यहाँ पे आप रेडियल नोट निकालिए, कितने आएंगे, 1 माइनस 0 माइनस 1, कितना 0, मतलब 1s में आपका कोई भी रेडियल नोट नहीं होता है। ग्राफ जो होंगे वो एस के लिए हम बना रहे हैं तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे। ग्राफ कैसे आएंगे, सिंपल, ये टच नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि रेडियल नोट नहीं है। ठीक है ना, सीधा सिंपल आएगा। क्लियर है, ये हुआ आपके ग्राफ। ओके, 1s का। आगे बढ़िए, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपके किसका, 2s का। साइन स्क्वायर आर बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने कल अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको। ठीक है, 2s के लिए फटाफट रेडियल नोट निकालिए, कितना होगा, 2 माइनस 0 माइनस 1, 1 रेडियल नोट। क्लियर है, मतलब एक बार टच करेगा। क्लियर, ये हो गया आपके 2s का ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है दैट इज 3s। इसका है 3s का साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ। क्लियर, 3s के लिए अगर हम बात करें, रेडियल नोट बताइए मुझे
कितने होंगे 2, मतलब 2 टाइम ये टच करेगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होगी जो आपको ध्यान रखनी है, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। दो बार ही ये टच करेगा, ठीक है ना, 1 और 2, ये दोनों आपके रेडियल नोड हो गए। क्या कोई नई चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपने ऑब्जर्व की है? देखिए, ये जो फर्स्ट आपका है ये आपका हाई डेंसिटी पे, और जैसे ही सेकंड आया वो आपका लो डेंसिटी पे चला गया। मतलब कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे ग्राफ डिक्रीज मोड में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस से आप जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका सपोज करो फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट और ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियस से किस पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे? फर्स्ट पे। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के आपके सबसे नजदीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। हम पॉइंट की बात करें, किसी पॉइंट पे, ठीक है। सेकंड पे और ज्यादा कम हो जाएगी, थर्ड पे जाएंगे तो आपकी जो डेंसिटी प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, और ज्यादा कम हो जाएगी। इसलिए आपका जो ग्राफ है हमेशा डाउनवर्ड मूव में जा रहा है, मूवमेंट में जा रहा है, ठीक है। ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। किसका ग्राफ है ये, आपका साइन स्क्वायर आर वर्सेज आर का, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा भी बोल देता है कि ये जो पॉइंट है जो जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका ओरिजिन जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे हाई पे है आपका ग्राफ, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस और इन्फानाइट, दो पॉइंट है आपके, न्यूक्लियस और इन्फानाइट, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, जीरो होती है, ठीक है ना, उसको हम काउंट नहीं करते। हम केवल और केवल नोड को काउंट करते हैं, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस और इन्फानिटी के बीच में होते हैं, ठीक है, 1 और 2, उन्हीं को हम काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोच लेना कि न्यूक्लियस सबसे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट तो हमें ये बता रहा है कि जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर निकलते हो, जैसे ही आप न्यूक्लियस से बाहर निकलते हो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। तुरंत जैसे आउटसाइड आप निकले न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो ये पॉइंट को डिनोट करता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो पॉइंट बना के, दिस पॉइंट डिनोट्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of finding an electron just outside the nucleus, just outside the nucleus, मतलब न्यूक्लियस से जैसे ही आप बाहर निकलोगे वैसे ही आपकी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। 4s का कैसे बनाएंगे, आई होप आप लोग अब बना लोगे 4s के लिए। तो 4s के लिए आप बताइए मुझे, रेडियल नोट काउंट कीजिए फटाफट, बताइए ये काउंट कितने आते हैं, 4 माइनस 0 माइनस 1 कितने हो गए, 3, 3 बार आपका टच करेगा, ठीक है। वन, 2 एंड 3, ठीक है, हर बार ग्राफ आपका डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इनको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं पी, डी और एफ की ग्राफ, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके ग्राफ, पढ़ते हैं पी, डी और एफ के लिए, ठीक है। सिंपल वही रूल है जो पहले था, पी और डी और एफ की ग्राफ कहां से स्टार्ट होंगे आपके,
ओरिजिन से। ठीक है, बस बना लो फटाफट ग्राफ्स किसके, आपके पी डी और एफ के। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर आर वर्सेज आर के ग्राफ। ठीक है, आप बनाइए 2p के लिए या फिर 3d के लिए या 4f के लिए। इन तीनों के लिए आपके जो रेडियल नोड आएंगे वो कितना आएगा आपका 2 - 1 - 1 मतलब 0, मतलब ये टच भी नहीं करेगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, बस खत्म। ठीक है, टच नहीं करेगा एक्सिस को। क्लियर है? सेकंड ग्राफ हम प्लॉट करें इसके लिए 3p 4d 5f। रेडियल नोड बताइए मुझे कितने, 1, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखिए मतलब एक बार आपका ये कट करेगा, टच करेगा एक बार। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ बनाइए, एक बार ड्रॉ कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ड्रॉ कीजिए। किया पॉज? देखिए अभी हमने देखे नहीं रेडियल नोड कितने हैं। ठीक है, देखिए आपके 4p 5d और 6f। रेडियल नोड बताइए मुझे कितने होंगे, 2, बिल्कुल करेक्ट, 1 और 2। ओके, सीखे ना ग्राफ बनाना। अब तो आप बना सकते हो ना ग्राफ, साइन वर्सेज आर का दो या फिर साइन स्क्वायर वर्सेज आर का। साइन आर वर्सेज आर का हो तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं। साइन स्क्वायर में हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा और पॉजिटिव में आपकी जो है ग्राफ डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो आ गया आपको क्लियर। इसी पे मैं एक आपको क्वेश्चन भी देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये किसका ग्राफ है। ठीक है, फटाफट बताइए मुझे ये किसका ग्राफ है। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी ले लीजिए। ऑप्शन क्या दूं आपको मैं, ठीक है ये 4 ऑप्शन है, मुझे आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बताइए फटाफट। किया ट्राई? देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 आंसर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप नोट काउंट कीजिए 1 2 3 4, मतलब आपके n-l। ठीक है, -n, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, मतलब n-l-1 की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखिए 6 - 1, l की वैल्यू 1 है तो 6 - 1 - 1, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए 7f, 7 माइनस f के लिए l की वैल्यू क्या थी, SPDF 3, 3 - 1 कितना हुआ 3, तो ये आपका रॉन्ग हुआ। ठीक है, 8f में जाइए, 8 माइनस l, l की वैल्यू कितनी आपकी 3, 3 - 1 4, यहाँ पे आंसर आता है 4, बिल्कुल सही है। 8d, अगर 8f है तो 8d आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 8 माइनस d की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 - 1, 8 - 3 5, ये भी आपका आंसर
रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, इन ग्राफ को नोट कीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर आर हमें क्या बताता है, किसी एक पॉइंट पर न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे किसी एक पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर आपको उस पूरे एरिया में, पूरे स्क्वायर में, मतलब जो आपका स्फीयर है उसकी, अगर उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, वो होता है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं आरपीडीएफ। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक और फंक्शन नया। ठीक है, ये अपना है लास्ट फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट फंक्शन रहेगा। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साइन स्क्वायर आर हमें क्या बताता है साइन स्क्वायर आर हमें बताता है कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे न्यूक्लियस से जो आर डिस्टेंस पे पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको साइन स्क्वायर बता देता है, लेकिन अगर मुझे इस पूरे रीजन की, पूरे रीजन में जो आपका स्फीयर है, पूरे रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन के निकालने की या इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो हमें कौन बताएगा। ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर से हम उसको नहीं बता सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग फंक्शन डिनोट करते हैं, दैट इज आरपीडीएफ। इसे हम क्या बोलते हैं, आरपीडीएफ। ठीक है, ये क्या होता है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन बोलिए या आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलिए। ठीक है, क्लियर, इस टर्म को हम काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए ये होता है आपका आरपीडीएफ। यहाँ पॉइंट पे जो आपको प्रोबेबिलिटी बताएगा वो होगा आपका आर स्क्वायर आर या फिर साइन स्क्वायर आर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर हम देखें, अगर हमें पूरे रीजन के बारे में बताना है, ठीक है, पूरे रीजन के बारे में हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो आरपीडीएफ है वो हमें किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आरपीडीएफ टेल्स अस अबाउट, और वी कैन से इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron, probability of finding an electron in a sphere region, in a sphere region। इसको आप रीजन बोलिए या फिर आप इसको वॉल्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है ना, जो आपका स्फीयर बनेगा। ठीक है, उस पूरे स्फीयर रीजन में या फिर उसके वॉल्यूम में। ठीक है, इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्फीयर रीजन एट r distance, at r distance from the nucleus, from the nucleus। ठीक है, न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे आपको वो मिलता है। ठीक है, क्लियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल dr डिस्टेंस पे एक और स्फीयर डिनोट करता हूँ। ठीक है, स्मॉल dr डिस्टेंस पे। ठीक है, ये आपका एक और स्फीयर है। ठीक है, क्लियर, देखिए अब देखिए dr मतलब इसकी थिकनेस आप मान सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे स्फीयर में आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है ना, ये जो आपका स्फीयर बना है, ठीक है, ये जो आपका स्फीयर है, यहाँ पे आपको मुझे क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। ठीक है, तो हम देखिए कैसे बता सकते हैं। अपने पास क्या कितने तरीके हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी बताती है साइन स्क्वायर आर, वो तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर आर से मिलती है।
उसके बाद हम क्या करें, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके एक पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी है उससे। तो हमें इस पूरे स्फीयर की जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो मिल सकती है, ठीक है। अब एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें कौन बताता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर आर। ये हमें क्या बताता है, इट डिनोट्स और डिफाइन, इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी of finding an electron, of finding an electron at a point, at a point distance r from the nucleus। क्लियर है, ये हमें वो बताता है, ठीक है, एक पॉइंट के लिए। अब हम क्या करें, इसके पूरे का स्फीयर का वॉल्यूम ले लेते हैं और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक पॉइंट की जो डिस्टेंस, जो आपका प्रोबेबिलिटी है, तो हमें पूरे स्फीयर की प्रोबेबिलिटी मिल सकती है। बिल्कुल सही है। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम देखें, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर इसका एरिया, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस से हम इसके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एरिया होता है आपका स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू थिकनेस है डी आर आपकी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये क्या आता है, वॉल्यूम आता है। अब हमें निकालना है आरपीडीएफ। आरपीडीएफ क्या होगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब इस पूरे स्फीयर के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, ठीक है। एक पॉइंट के लिए ये है, पूरे वॉल्यूम कितना है, इतना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसको मैं साइन स्क्वायर आर लिखूं या फिर आर स्क्वायर आर, दोनों लिख सकता हूं मैं। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि दोनों काम में आते हैं, आर स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। तो ये है आपकी इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसी में अगर हम देखें, अगर हमें, अब तो ये तो हमने क्या किया, ये जो डी आर डिस्टेंस थी, जो आपकी डी आर थिकनेस है, उसके जो उसका जो स्फीयर बना है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी निकाली। अब मान लो हमें न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे ये पूरी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये आप 12th में पढ़ोगे आई थिंक, अगर आप 11th में हो तो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पॉइंट अगर पूरे आपको स्फीयर का निकालना है, ठीक है ना, वॉल्यूम भी निकालना हो, तो आप एक पॉइंट का वॉल्यूम निकालिए और फिर जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लो 0 है, तो 0 से r तक उसको पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको, ठीक है ना, तब जाके आपको पूरे ओवरऑल स्फीयर की वॉल्यूम का पता चलता है, ठीक है ना। नहीं भी पता है ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना, उतना यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो, ठीक है। बस जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्लियर है। तो अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी आपकी, इंटीग्रेशन होगा 0 टू r, 0 टू r डिस्टेंस के बीच में 4 पाई आर स्क्वायर आर इंटू डी आर, ठीक है। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको भी याद नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ड जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये जो होता है आपका, इसे हम बोलते हैं आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। क्योंकि x डॉट dx होता है, तो फंक्शन क्या होता है, x होता है। साइन x डॉट dx, उसमें फंक्शन क्या होता है, साइन x होता है, ठीक है। ये 4 पाई आर स्क्वायर आर डॉट डी आर, इसमें फंक्शन क्या है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आरपीडीएफ है, आरपीडीएफ ये क्या है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर आर ये है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर, ठीक है ना। दोनों आपको नोटेशन आने चाहिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना, आर आर 2 बार आ रहा है, कंफ्यूजन हो तो साइन स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। ये होता है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान भी नहीं रखना मतलब हाँ, ये चीज आपको याद रख सकते हो कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। इतनी कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किए थे साइन स्क्वायर साइन वर्सेस आर के, उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किए थे साइन स्क्वायर वर्सेस आर के, वैसे ही हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आपके रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज आरपीडीएफ, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर की। ठीक है ना, तो इसको एक बार नोट कीजिए और उसके बाद हम इनके ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, घबराना नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, इसको अगर नहीं भी याद रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसे याद रख लो। ओके, नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपके ग्राफ्स। ठीक है, आरपीडीएफ वर्सेस आरक्यू। ग्राफ्स ऑफ आरपीडीएफ वर्सेस आर। ठीक है, देखिए आरपीडीएफ आपका फंक्शन कौन सा होता है, 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। ठीक है, ये आपका आरपीडीएफ फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एट न्यूक्लियस, कहाँ पे, एट न्यूक्लियस, ये आपका आरपीडीएफ। ठीक है, एट न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस पे बात करें, न्यूक्लियस पे क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर आर की वैल्यू 0 है तो आरपीडीएफ की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी ग्राफ्स हैं, आपके जितने भी ग्राफ्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से। कहाँ से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से। ठीक है, एक बात तो ये, क्योंकि हमने देखा था साइन स्क्वायर और साइन वर्सेज आर वाले और साइन स्क्वायर वर्सेज आर वाले ग्राफ। ठीक है, उनमें एस के लिए तो आपके क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे थे, बाकी पी डी एफ वाले आपके ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे, बट इसमें वैसा कोई फंडा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आर की वैल्यू क्या रखो आप, न्यूक्लियस पे 0 रखते हैं, आपका आरपीडीएफ फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0। मतलब ये आपके जो ग्राफ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, आपके 0 से, मतलब ओरिजिन से, सभी के लिए, एस पी डी एफ सब के लिए। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है जो आप नोट करके लिख सकते हो, ऑल द ग्राफ्स of S, P, D and F will start from origin। ठीक है ना, origin से आपके स्टार्ट होंगे। ठीक है, ठीक है, और आपका रेडियल नोड, एट रेडियल नोड पे आपके आरपीडीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। देखिए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आपके, यहाँ पे क्या आएगा, आरपीडीएफ फंक्शन दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। ठीक है, वर्सेज आर की हम ग्राफ प्लॉट करें। क्लियर है, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, कहीं से कट नहीं करेंगे ये आपके, है ना। क्लियर है, यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसके लिए रेडियल नोड कितना है आपका, 0। ठीक है ना, अब ये 1s के लिए भी है। ठीक है, यही ग्राफ आपका 2p 3d और 4f इनके लिए भी है, क्योंकि इन सब के लिए आपका रेडियल नोड कितना है, 0। क्लियर है, रेडियल नोड आपका 0 है, तो यही ग्राफ रहेगा सबके लिए। ठीक है, यहाँ हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज आर मैक्स। क्या बोलते हैं हम इसे, आर मैक्स। आर मैक्स क्या होता है, ये जो फंक्शन है आपका आरपीडीएफ, ये हमें क्या बताता है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम। इसलिए हम इसे बोलते हैं आर मैक्सिमम, मतलब न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, आर मैक्सिमम।
क्लियर है। आर मैक्सिमम क्या होता है आपका, अगर हम लिखें तो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस at which the probability of finding the probability of finding an electron is maximum। ठीक है, ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, ये 1s का ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, वहीं अगर हम ग्राफ प्लॉट करें 2s के लिए, किसके लिए, 2s के लिए, वही आपका 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर आर, ठीक है, वर्सेज आर में। ठीक है, ग्राफ वापस आपका स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा, एक बार टच करेगा, ये हम ग्राफ खींच रहे हैं आपके 2s 3p 4d और 5f के लिए। यहाँ अगर हम आपके रेडियल नोड देखें वो कितने होंगे आपके 1। ठीक है, एक बार आपका टच करेगा, ये क्या हो गया, सेकंड जो कॉन्जिक्यूटिव आपका ग्राफ था वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब हायर लेवल पे। ऐसा क्यों, ये आपका आर मैक्स है, ये क्या है आपका आर मैक्स है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, जब हमने साइन स्क्वायर वर्सेज आर के ग्राफ देखे थे तब वहाँ पे आपके कॉन्जिक्यूटिव जो पीक्स थे वो किस तरफ थे, डाउनवर्ड्स की तरफ थे, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। बट यहाँ पे ये बताता है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वो आपके जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वो बढ़ रही है। रीजन क्या है, देखिए रीजन अगर हम देखें तो रीजन क्या हो सकता है, देखिए ये आपका न्यूक्लियस था। ठीक है, साइन स्क्वायर आर जो मैंने आपको बताया था 1 2 3, साइन स्क्वायर आर क्या बताता है, हमें किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं उस पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। बट ये जो आपका आरपीडीएफ फंक्शन है ये हमें क्या बताता है, उस रीजन में, जैसे अगर मान लो मैं 1 पॉइंट पे हूँ तो यहाँ से मैं ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मुझे ये बताता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेकंड पॉइंट पे पहुंचा मेरा रीजन क्या हो गया, और ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब पहले वाला तो उसमें है ही शामिल है, उसके अलावा में भी मैंने और एक्स्ट्रा रीजन ले लिया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी पहले मान लो x थी तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है, x का क्या हो गया 2x हो गया, कुछ भी मतलब एरिया इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे मैं चला गया। ठीक है, यहाँ मैंने आपको 1 और 2 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होंगे, यहाँ मैंने अपना एरिया बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का। तो डेफिनेटली आपको जो ये आपका ग्राफ है ये कहाँ जाएगा, पीक की तरफ ही जाएगा, हायर लेवल पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही। क्यों, क्योंकि हम अपना एरिया बढ़ा रहे हैं, यहाँ पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं, यहाँ हम पूरा कंप्लीट एरिया देख रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी, इसीलिए आपको ग्राफ देखते टाइम ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, वो साइन स्क्वायर आर में है या आपके 4 पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर वर्सेज आर में, मतलब आपके आरपीडीएफ वर्सेस आर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर वर्सेज आर का होगा तो आपके ग्राफ डिक्रीज होगा, जबकि आपका आरपीडीएफ का ग्राफ होगा तो वो आपका कॉन्जिक्यूटिव इंक्रीज होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरी कि जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती जाती है, एल मतलब एस सबशेल, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। ठीक है, जैसे जैसे आपके एल की वैल्यू बढ़ती जाती है आर मैक्स की जो वैल्यू है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। पहले आर मैक्स इतना ही होगा, ठीक है, उसके बाद 2s के लिए आपका आर मैक्स और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है ना, डी के लिए जाएंगे तो और ज़्यादा आर मैक्स इंक्रीज होगा, एफ के लिए जाएंगे तो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को आप नोट करके लिख भी सकते हो। ठीक है ना, कि the value of R max increases as the value of
एल इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे जैसे आपके एल की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे आर मैक्स की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। ठीक है ना, इसको एक बार आप नोट कर लो। ये जो टर्म है, ये इसको मैं आपको एक बार और ग्राफ के जरिए में और समझा देता हूँ। ठीक है ना, कि कैसे एस, पी और डी के लिए, ठीक है, एल की वैल्यू बढ़ती है तो आपके आर मैक्स की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, देखिए अगर हम ग्राफ खींचे आपका 1s का, किसका, 1s का, ये आपका आरपीडीएफ फंक्शन। ठीक है, 4 पाई r² साइन स्क्वायर आर, ठीक है, वर्सेज आर। ठीक है, 1s के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एल की वैल्यू कहाँ क्या होगी, यहाँ पे 0, एस के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा, इस टाइप का, ये रहेगा आपका आर मैक्स। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका आर मैक्स। ठीक है, अब यही ग्राफ अगर हम प्लॉट करें आपके 4 पाई r² साइन स्क्वायर आर वर्सेज आर का। ठीक है, किसके लिए प्लॉट करें हम, 2p के लिए अगर हम प्लॉट करें, यहाँ एल की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये वाला होता है आर मैक्स होती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ये जो ग्राफ होगा आपका ये इस टाइप का रहेगा, कैसा रहेगा, इस टाइप का, आर मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये आपकी आर मैक्स। यही ग्राफ अगर हम प्लॉट करें आपके किसके लिए, 3D के लिए, जहां एल की वैल्यू क्या है 2, सेम है 1s 2p और 3D, इनमें सब में नोट कितने हैं, 0 है, 1s 2p 3D, इन सब में आप मुझे रेडियल नोट बताइए, रेडियल नोट कितने हैं, 0 है। ठीक है, मतलब ग्राफ तीनों के सेम ही आएंगे, लेकिन जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती जा रही है सबके लिए 1s का अलग ग्राफ आएगा आर मैक्स की वैल्यू, फिर जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज हुई 2p में, ये जो आर मैक्स की वैल्यू है ये और ज़्यादा हो जाएगी, और थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा आपके, और ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी आपके आर मैक्स की। ये वही आपका 4 पाई r² साइन स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, इस बार आपके आर मैक्स की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो इससे एक चीज़ पता पड़ती है, क्या पता पड़ती है, कि जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब जैसे जैसे आप जो आपका ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, ये चीज़ जो भी आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। ये आपके सिंगल ग्राफ होंगे, एल बराबर 0, एल बराबर 1 और एल बराबर 2। ठीक है, क्योंकि आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपके न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपके एल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो वो है प्रोबेबिलिटी, या इसे हम कह सकते हैं एक ऑर्बिटल, ये जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन मिलता है मैक्सिमम, वो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल के होने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, दूर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके जो 4 ऑर्बिटल होते हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक है, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये आपके न्यूक्लियस के क्या रहेगा, सबसे नज़दीक। ठीक है, पी की वैल्यू है जिसके लिए एल की वैल्यू 1 है, तो ये जो आपका ऑर्बिटल रहेगा ये न्यूक्लियस से क्या रहेगा, एस से थोड़ा सा दूर। ठीक है, उसके बाद आपका डी है, ये जो है आपका न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर रहेगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका अगर न्यूक्लियस है तो सबसे पास में आपके एस सबशेल आपको मिलेगा। ठीक है, फिर क्या मिलेगा, पी, फिर क्या मिलेगा, डी, और फिर लास्ट में क्या मिलेगा, एफ। जैसे जैसे आप एल की वैल्यू बढ़ती जाएगी आपकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, ऑर्बिटल की इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। as the distance of an electron
of an orbital as the distance of an orbital from nucleus increases with the, or we can say the distance of an orbital from nucleus increases with the increase in the value of L। जैसे जैसे आपकी L की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, वैसे वैसे आपकी ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, दूर चला जाएगा। S सबसे नज़दीक, फिर P सबसे नज़दीक, फिर D और फिर F। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। ये अपन क्या है, आने वाले जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे भी काम में लेते हैं कि न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक कौन सा सबशेल होता है, S, फिर P, फिर D और फिर लास्ट में आपका F। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, एक बार इन सबको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए 2s वाला तो हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, एक लास्ट ग्राफ हम और प्लॉट कर लेते हैं आपके 3s के लिए। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थ्री एस में आपके कितने रेडियल नोड्स होंगे बताइए मुझे। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आपके 4πr² sin² r वर्सेज r, RPTF वर्सेज r का, ठीक है, किसके लिए 3s 4d 5s 4p 5d एंड 6f के लिए। यहाँ आपके रेडियल नोड जो होंगे वो कितने होंगे आपके 2। ठीक है, 2 बार आपके टच करेगी। और ये हो जाएगा आपका आर मैक्स। क्लियर है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी। क्लियर, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को ग्राफ भी समझ में आ गए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए जैसे यही ग्राफ है, चलो सपोज करो यही ग्राफ है, ठीक है, और इसी ग्राफ में आपको पूछ लिया है कि 7D का ग्राफ बताओ। किसका? 7D का मुझे ग्राफ प्लॉट करके बताओ। तो क्या बता सकते हो मुझे 7D का ग्राफ? इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मुझे 7D का ग्राफ बताइए। क्या आप मुझे बता सकते हो 7D का ग्राफ कैसा होगा? 7D में आप निकालिए रेडियल नोड्स, कितने आएंगे आपके पास? 7 माइनस n माइनस l माइनस 1। ठीक है, तो 7 माइनस आपके कितना, d की वैल्यू कितनी है, SPD मतलब 2, ठीक है, माइनस 1, तो ये कितना है आपके पास 4, मतलब इसमें 4 नोड्स होंगे आपके पास, मतलब 4 बार ये टच करेगा। 1 2 3 4। इस टाइप का आपका ग्राफ रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, और ये आपका क्या रहेगा, आर मैक्स। ठीक है, क्लियर, ओके। तो देखिए आज हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा। आज हमने एक तो साइंस स्क्वायर और वर्सेज आर के ग्राफ प्लॉट किए। ठीक है, देखो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, इस क्वांटम मैकेनिकल जो आपने मॉडल पढ़ा उसमें सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइन पढ़ा था। ये क्या होता है आपका वेव फंक्शन होता है। ठीक है, ये होता है आपका वेव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर आर। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने RPDF पढ़ा। ठीक है, और इन सब के हमने ग्राफ भी प्लॉट किए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है, एस जो आपके एस ऑर्बिटल के ग्राफ होते हैं, इन दोनों के लिए क्या होते हैं, आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं। बाकी PDF के ग्राफ आपके ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, RPDF के ग्राफ सभी के लिए ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सब में रेडियल नोड निकालने आपको। टोटल नोड कैसे निकालते हैं, टोटल नोड होते हैं आपके n-1। ठीक है, आपके एंगुलर नोड कितने होते हैं आपके L, और आपके बचा क्या, रेडियल नोड, वो क्या होते हैं आपके
n-l-1, ठीक है। आपको सब में क्या निकालना है, रेडियल नोड निकालने हैं, ठीक है। जितने रेडियल नोड है उतनी बार आपका ग्राफ या तो कट करेगा या टच करेगा, ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। साइन स्क्वायर और आरपीडीएफ में तो टच करता है, जबकि साई वाले में आपका कट करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इतनी सी चीज़ें आपके, ठीक है ना, ये जो हमने पढ़ा इतना 2 दिन तक, ठीक है ना, क्वांटम मॉडल, जो हो सकता है बहुत जनों के तो सिर के ऊपर से निकल गया होगा, ठीक है, बट ये कुछ चीज़ें हैं जिनको भी आप कर लो ना, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, केवल आपको कभी ग्राफ देके नेचर पूछ लेगा, उसका मतलब कौन से ऑर्बिटल का है, या ऑर्बिटल दे देगा और 4 ग्राफ प्लॉट करके बोल देगा कि कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपसे वो हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। देखिए, तो आज हमारा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपका लास्ट मॉडल था, जो था अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग आपके थॉमसन से की, फिर रदरफोर्ड का मॉडल देखा, फिर आपका बोहर का मॉडल देखा, उसके फॉर्मूले देखे हमने, आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा हमने, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट देखा, हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े, ठीक है, 4 टाइप के आपके क्वांटम नंबर्स थे। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें सीखी इस चैप्टर में हमने, ठीक है। और लास्ट में हमने ये मॉडल देखा, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस तो आता ही है, ठीक है। इसके अलावा भी आपके जो आने वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी ये बहुत काम आते हैं, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत चीज़ें काम में आती है, ठीक है ना। तो आपका ये चैप्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर और किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।